Okay, hello, welcome to the second video of this our living world what we are studying. आज हम लोगों ने आई गेस कंप्लीट कर लिया था हमारा जो व्हाट इज़ लिविंग वाला पोर्शन. आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जल्दी हो जाए, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि ये जितना हमने प्लान किया था लेक्चर्स उतना लगेंगे, उससे जल्दी हो जाएंगे आई गेस. तो आज हम ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं एज सुन एज पॉसिबल. पूरा डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे इस टॉपिक में. डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में थोड़ा सा क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं कभी कभार. तो चलिए, अगर मैं पहले बात करूं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पहले चीज़ जो हमें पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी अभी क्या है? टेक्सोनॉमी कुछ नहीं है, ये बेसिकली दो वर्ड टेक्सा प्लस नॉमस, इन दोनों से मिलके बना है. टेक्सा मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नॉमस मीन्स लॉज. मतलब इसका जो प्रॉपर जो इसका मीनिंग है दैट कम्स आउट टू बी कि एक प्रॉपर लॉ के हिसाब से एक नाम को अरेंज करना, किसी भी चीज़ को अरेंज करना बेसिकली. ओके, टेक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट, दिस मीन्स लॉस, दैट्स इट. उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये वर्ड जो है टेक्सोनॉमी, इसे एक्चुअली दिया किसने था? ये दिया था एपीडे कांडोले. ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका वर्ड दिया था. इन्होंने पहली बार टेक्सोनॉमी को उनके बुक जो कि है इसको इंट्रोड्यूस किया था. किसमें? एलिमेंट्री दे ला. ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे. इनके बुक का जो प्रॉपर मीनिंग था वो बेसिकली ये था, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी. बहुत सिंपल सा नाम था पर इन्होंने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया था. अब टैक्सोनॉमी का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टैक्सोनॉमी का ये है कि वो बायोलॉजी का वो ब्रांच दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर हम प्रॉपर एनसीईआरटी का ही फॉलो करें तो इसका जो है ये किस किस साथ डील करता है? टैक्सोनॉमी डील्स विद नोमेनक्लेचर, then it deals with identification and last one classification. अब ये तीनों क्या हैं भाई, है ना? तीन वर्ड तो आ गए टैक्सोनॉमी में आने वाले. अब इसका मतलब क्या होता है ये भी तो पढ़ना पड़ेगा. तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब हम पहले देखते हैं हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे. उसको देख के बाय विजुअल आइडेंटिफिकेशन हम जानेंगे कि उसका जो उसका रूप कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका एनाटॉमी कैसा है, ये सब देख के जानेंगे. दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन हमारा फर्स्ट स्टेप है. फिर आता है, ये ऐसे कर देते हैं, हाँ ये दूसरा है. देन आता है नोमेनक्लेचर. एक चीज़ को हमने देखा, एक नए ऑर्गेनिजम्स को, उसको पहले हम आइडेंटिफाई किया, फिर उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और उसका सारा कैरेक्टर्स देख के हम उसको नोमेनक्लेट करेंगे, यानी कि उसको एक प्रॉपर नेम देंगे. नोमेनक्लेचर कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ नेमिंग सिस्टम. नोमेनक्लेचर इज जस्ट अ नेमिंग सिस्टम. उसके बाद क्या करेंगे? हम उसको क्लासीफाई करेंगे. कहाँ क्लासीफाई करेंगे? उसके प्रॉपर फाइलम में, उसके किंगडम में. ये 10th में आपने पढ़ा होगा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, 7 चीज़ें होते हैं. उसको फिर हम क्लासीफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन, क्लासीफाइंग. ठीक है. देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? ये सारे जो चीज़ें थे हमने पढ़ा ना, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इन सब ऑर्गेनिज्म को तो कॉन्वेनिएंट ग्रुप में रखा जाता है ना, दैट इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन. उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से इनको एक फाइलम में या फिर एक स्पेसिस में जहाँ पे भरा जाता है, दैट इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन. ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कैरेक्टराइजेशन बस लिख देते हैं कि ऑन द
बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। फिर हम आ जाते हैं, बात करते हैं फिर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक्स के बारे में। सिस्टमेटिक्स है क्या? पहले तो अगर हम सिस्टमेटिक्स की बात करें तो ये भाई दिया किसने था? ये दिया था लीनियस ने। लीनियस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लाइक इस चैप्टर में तो हर 2 वर्ड में उसका नाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। लीनियस ने दिया था। ये जो था ये सिस्टमा से डिराइव्ड होता, विच मीन्स कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। पहले इन्होंने जो सिस्टमेटिक्स का वर्ड निकाला था, ये पहले इन्होंने यूज़ किया था सिस्टमा नेचुरा में। सिस्टमा नेचुरा इनका एक बुक था, इसमें इन्होंने बताया था सिस्टमेटिक्स क्या होता है क्या नहीं। देन इफ़ यू टॉक अबाउट कि जो अभी जो स्टडीज़ किए जा रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स से किए जाते हैं। जो अभी के स्टडीज़ हैं, पहले के और अभी के स्टडीज़ में बहुत डिफरेंस है। पहले के स्टडी में हम उतना देखते नहीं थे कि कौन कहाँ से डिपेंड कर रहा है, किसका इनटेक कैसा है, किसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी को देखा जाता था, एनाटॉमी को कैसा है, ये सब नहीं देखा करते थे। बट राइट नाउ जब हम अभी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, तब हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, स्ट्रक्चर उसका सेल देखते हैं, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस देखते हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं। तो क्या क्या होता है अभी जो मॉडर्न स्टडी है, को बस क्वेश्चन में ये आएगा कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपके आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, देन इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस, ये सब आ जाएंगे। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब हम लोग मॉर्फोलॉजी को बेसिकली प्रेफर करेंगे। ओके, देन हम जाते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो पढ़ लिया भाई, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या क्या हैं, टैक्सोनॉमी कितने तरह के हैं। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं तो टैक्सोनॉमी होते हैं बेसिकली 3 या 4 तरह के। अगर आप बहुत हायर स्टडीज़ करेंगे तो आपको 4 तरह के टैक्सोनॉमी देखने को मिल जाएंगे, पर हम लोग यहाँ पे बस सिर्फ 2 को इम्पोर्टेंट देना ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। तो 2 टैक्सोनॉमी जो होते हैं, एक होता है हमारा जो नॉर्मल टैक्सोनॉमी, जैसे कि हम उसको कह सकते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा। और एक होता है केमोटैक्सोनॉमी। और एक अब साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? साइटोटैक्सोनॉमी होता है जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस को लेकर एक टैक्सोनॉमी किया जाता है। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस इंक्लूड्स कि हमारा क्रोमोसोम नंबर, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमारा बिहेवियर कैसा है, इन सबको हम साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस कहते हैं। इसके बेसिस पे जिसको क्लासीफाई किया जाता है दैट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। बट अगर हम केमोटैक्सोनॉमी की बात करें, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, नाम जैसा है वैसा ही इनका काम है। केमोटैक्सोनॉमी मतलब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज़ करके हम क्लासिफाई करते हैं दैट इज नोन एज केमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी और केमोटैक्सोनॉमी समझ में आ गया। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोमेनक्लेचर। पहले तो भाई हम बात कर लेते हैं कि नोमेनक्लेचर दिया किसने था और उसका सिस्टम क्या है। नोमेनक्लेचर को हम स्टडी करते हैं एज बाइनोमियल सिस्टम। जितने भी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको एक लैटिन या ग्रीक से डराइव्ड एक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज उनका साइंटिफिक नेम उसको कहते हैं हम, उनका नोमेनक्लेचर कहते हैं हम, जो कि एक बाइनोमियल सिस्टम से दिया जाता है। बाइनोमियल सिस्टम मतलब इसमें 2 नाम होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है।
अगर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें हम, तो पहले जेनेरिक नेम लिखते हैं फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं, और ये लिखने के भी बहुत रूल्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ह्यूमंस का देखते हैं। ह्यूमंस को लैटिन में क्या कहा जाता है? ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहा जाता है। तो होमो जो है वो उसका जीनस है, और सेपियंस जो है वो उसका क्या कहते हैं? उसका स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसीज भी कहते हैं हम इसको। स्पेसिफिक एपिथेट को स्पेसीज भी कहा जाता है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था ये दिया किसने था? मैंने कहा ना, एक इंसान आएगा जिसका नाम हर पॉइंट पे हम लेंगे, दैट इज लीनियस। हम इसको लीन भी कहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं कि उसके रूल्स के बारे में। जो एनिमल का है नोमेनक्लेचर सिस्टम, उसको ICZN देता है, जबकि जो प्लांट्स का है दैट इज ICBN देता है। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर हम इसके रूल्स की बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमें 8 रूल्स मिलते हैं। पहला रूल तो हमारा यही है कि जो बाइनोमियल नेम होता है उसमें 2 चीज़ें आएंगे, एक हमारा स्पेसिफिक एपिथेट और एक जेनेरिक नेम। सेकंड रूल जो है उसके हिसाब से, अगर हम इसके बाद, मैंने एग्जांपल्स तो दे ही दिया है इसके एग्जांपल्स के, जो होमो सेपियंस का, होमो सेपियंस दे ही दिया, सेपियंस होता है उसका एपिथेट और होमो होता है उसके जीनस। फिर सेकंड रूल जो है ये कहा जाता है कि जो हमारा प्लांट नोमेनक्लेचर है, टोटोनिम नाम का एक चीज़ होता है जो प्लांट नोमेनक्लेचर में नहीं आता। टोटोनिम क्या होता है? टोटोनिम की बात करें तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का नाम ना, उसके स्पेसिफिक एपिथेट और उसके जेनेरिक नेम अगर दोनों इक्वल हो गए, जैसे होमो सेपियंस में होमो अलग है, सेपियंस अलग अलग वर्ड है। अगर सोचिए हम कोबरा की बात करें तो उसका नाम होता है नाजा नाजा, यहाँ दोनों सेम है, जीनस जो है उसका स्पेसिस भी वही है, ऐसे नाम को हम टोटोनिम कहते हैं। और ये बहुत कम होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये सिर्फ एनिमल्स के केस में होता है, प्लांट्स के केस में टोटोनिम होता ही नहीं है। ओके, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम यहाँ पे मैंगीफेरा जो होता है वो इनवैलिड है, क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका आता है। उसके बाद नाजा नाजा है, दैन रैटस है। फिर जो हमारा थर्ड रूल है नोमेनक्लेचर लिखने का, जो फर्स्ट लेटर होता है, मतलब अगर मैंने मैंगीफेरा इंडिका लिखा तो मैंगीफेरा और इंडिका में मैंगीफेरा अकेला ही कैपिटल लेटर, मैंगीफेरा का M अकेला ही कैपिटल लेटर होगा, इंडिका का पहला वाला कैपिटल लेटर नहीं होगा। सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल नहीं होता, बट फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना ज़रूरी है। फिर अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, देन जब हम उसको टाइप्ड में लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसको लैटिन में लिखेंगे, और जब हम उसको हाथ से लिखेंगे तब उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर मैंगीफेरा इंडिका मैंने जैसे लिखा तो यहाँ हम सेपरेटली इसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद फिफ्थ जो है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको साइंटिस्ट का नाम पता है देन यहाँ आप साइंटिस्ट का नाम लगाना ज़रूरी है। एक तो अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिखना ज़रूरी है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे लिनियस ने दिया था। देन साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज इसीलिए चूज़ किया गया है ताकि, क्योंकि ये लोग डेड लैंग्वेज हैं, कभी ये चेंज नहीं होंगे। आज इनका एक लेटर का मतलब, वर्ड का मतलब कुछ और है तो कल कुछ और नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी डेड हैं, जो है वो है, अब चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई टू मेक इट परमानेंट इन दोनों लैंग्वेज को चूज़ किया गया था। फिर टाइप स्पेसिमेन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम। अच्छा, अगर कोई नया प्लांट हमने आइडेंटिफाई किया तो उसको हम उसका जो स्पेसिमेन होगा उसको हम हर्बेरियम में रखेंगे। दिस इज ऑल्सो ए रूल, पर ये एनसीईआरटी में नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? द आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिस्टिंक्ट अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप दैट रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ समझने की चीज़ नहीं है, वही बोला गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जब उनको एक ग्रुप में डाला जाता है, दैट इज नॉट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम इसकी बात करें तो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 तरह के आएंगे। हाँ, हमारे कोर्स में 4 ही दिए हैं। हम ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं बुक आपका पकड़े रहता हूँ कि कहीं मैं ज़्यादा बाहर ना चला जाऊँ। बेकार में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, जितना आएगा उतना पढ़ते हैं, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। पहला आता है प्रैक्टिकल, देन आता है आर्टिफिशियल, देन आता है नेचुरल, और लास्ट में आएगा न्यूमेरिकल। ये सब क्लासिफिकेशंस के ही नाम हैं। सुनने पे लगता नहीं है पर है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को दिखा जाता है। मतलब जो जो प्लांट्स एक चीज़ में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे तुलसी और नीम दोनों मेडिसिनल प्लांट है, तो इन दोनों को एक जगह रख देंगे, ऐसे देखा जाता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते थे, इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सिर्फ मोर्फोलॉजी, बाहर से देख के सेम दिख रहे हैं, एक जगह रख दो। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी। अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें, ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल क्लासिफिकेशन अक्सर क्वेश्चन आ जाया करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है। कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है। देन इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं, उसके साथ साथ कुछ इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री भी देखा जाता है। दैट इज नोन एज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इसीलिए इसका नाम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी रखा गया है। अब इसके अगर टाइप्स की बात करें तो ये नोमेनक्लेचर जो है ये फिर से 2 तरह से डिवाइड हो गया है। एक तो है इसका फॉर्मल, नेचुरल फॉर्मल जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है फाइलोजेनिक। जो फॉर्मल है दिस क्लास में फाइलोजेनी ऑफ द प्लांट इज नॉट कंसिडर्ड। फाइलोजेनी इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, तो फॉर्मल को हम बेसिकली नॉन फाइलोजेनिक भी कह सकते हैं। फाइलोजेनिक का मतलब मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक बार ये जान लीजिए। ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट इज कंसिडर। जैसे ये वाला कंसिडर किए थे हम लोग, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब प्रॉपर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी सिर्फ यहाँ पे किया जाता है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। पर फाइलोजेनिक की अगर बात करें, फाइलोजेनिक मतलब क्या होता है ना, कि हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व किया है, वो क्या बना है, दैट इज नोन एज हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेन, दैट इज नोन एज फाइलोजेनी। तो जब हम एक ऑर्गेनिज्म को फाइलोजेनी के हिसाब से उसको क्लासीफाई करते हैं, दैट इज नोन एज फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। और नॉन फाइलोजेनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड करते हुए भी हम फाइलोजेनी को बिल्कुल भी नहीं देखते कि उसका पहले क्या था, स्टेट क्या है, वो सब बिल्कुल नहीं देखते, उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम नहीं देखते। फाइलोजेनी को क्रॉस मार देते हैं हम इधर, ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ सिर्फ फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। भाई उसके दादा कैसे थे, उसके परदादा कैसे थे, उसको भी देखा जाता है, पहले कहाँ से आया है, ये क्या कर रहा है ये। उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे, लामार्क, इसी में, क्योंकि फाइलोजेनी जो टर्म है, फाइलोजेनी का मतलब तो पता चल ही गया होगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली पहले उन्होंने यूज़ किया था, लामार्क ने यूज़ किया था। एंड चार्ल्स डार्विन थे जो जिन्होंने पहले इसके बारे में लिखा था इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और चार्ल्स डार्विन की अगर बात करें, दो साइंटिस्ट इसके साथ जुड़ते हैं, एक लामार्क और चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था, जहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बताया था।
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें। फिर आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कुछ नहीं है, जो हमारे सिमिलरिटीज़ हैं डिसिमिलरिटीज़ हैं उनको एक एक नंबर दिया जाता है कि इसका एक सिमिलरिटी है इसके साथ, इसका 2 सिमिलरिटी है इसके साथ, इसकी 5 सिमिलरिटीज़ हैं इसके साथ। जितने नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है उसको एक ग्रुप में रखने के लिए। देन ये सब कैरिड आउट, दिस क्लासिफिकेशन इजीली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये सब कंप्यूटर्स के बेस में होता है। ये बेसिकली बहुत फॉरवर्ड था, ये कंप्यूटर्स यूज होता है और नंबर्स यूज होते हैं, नंबर्स कोड्स यूज होते हैं इन सब में। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जहाँ भी आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है कौन से में यूज़ होता है, तो डायरेक्टली इन 3 वर्ड में से एक वर्ड तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें आप डायरेक्टली नोमेनक्लेचर लगा दीजिए। आई मीन सॉरी, क्या कहते हैं इसको, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी लगा दीजिए। ऐसे ही हमारा टेक्सोनॉमी खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ लेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और आई गेस 8 हैं, बस उतना। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये, और टेक्सोनॉमिकल 8 और एक लेक्चर लगेगा, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।